आज चलेंगे खानवा के उस स्थान पर, उस युद्ध स्थल पर जिसने यह निश्चय कर दिया था कि अब 1527 से भारत में जब तक अंग्रेज नहीं आ जाते मुगलों की सत्ता यहां पर रहेगी। 17 मार्च सन 1527 खानवा का युद्ध। खानवा जो वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। सुबह 9:30 बजे का समय और यह इस प्रकार से सेनाओं का जमावड़ा। सोर्स बता देता हूं पहले। एक सोर्स तो यह है रशब्रुक विलियम की किताब एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी। गूगल सर्च करना, पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। इसके अलावा उदयपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज को कोट किया गया। मेरे पास भी वही है, उसी में से मैंने सारे सोर्सेज लिए हैं। इसके अतिरिक्त तुजू के बाबरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बेवरिज के द्वारा लिखा गया, उसमें पेज नंबर 568 और 569। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी इन सोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये उस सोर्स के आधार पर ये चार्ट तैयार किया गया है। हालांकि ये दिया हुआ भी है इस तरीके से ये, लेकिन आपको सरल तरीके से समझाने के लिए ये जो सेनाओं का जमावड़ा है, इस सेना के जमावड़े को मैंने कलर में बनाया है ताकि अच्छे से बात समझ में आए। ध्यान देना, महाराणा सांगा की सेना केसरिया रंग में, अलग अलग भाग हैं, अभी बात करूंगा। बाबर की सेना हरे रंग में, इसके भी अलग अलग हिस्से किए हैं, अलग अलग भाग किए हैं, अभी बात करूंगा। यह है युद्ध के आरंभ की स्थिति, जब युद्ध शुरू हुआ था। यह है जब युद्ध समाप्त होने वाला था, जिसमें बाबर की सेना ने महाराणा सांगा की सेना को चारों तरफ से घेर रखा है। मोटे मोटे तौर पर यह बात तो समझ में आ रखी है कि बाबर ने अपनी सेना के ज्यादा टुकड़े किए हुए थे, महाराणा सांगा ने अपनी सेना को कम भागों में बांटा हुआ था। बावजूद इसके महाराणा सांगा की सेना बाबर की सेना से लगभग 2 गुनी थी। बाबर की सेना में भय का माहौल भी था। पिछले वीडियो में इस विषय पर मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ में बात करी थी, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं बाबर ने अपनी सेना का जमावड़ा कैसे कर रखा था। थोड़ा सा समझना। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। बाबर के बहुत सारे सिपाहियों को बंदी बना लिया गया था, बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया गया था। बहुत सारे सिपाही अपनी जान बचाकर बाबर के पास पहुंचे। बाबर उस समय सीकरी में डटा हुआ था। तो वहां पर पहुंचकर जब महाराणा सांगा के सैनिकों के युद्ध कौशल के बारे में बाबर के सैनिकों को बताना शुरू किया तो उनमें दहशत का माहौल छा गया था। और इस बात की जानकारी बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दी है। लिखा है कि क्या कोई छोटा, क्या कोई बड़ा, सब इस समय भयभीत हैं, सब इस समय हतोत्साहित हैं। मेरे भले ही कोई अमीर हो, वजीर हो, जो मुझसे वेतन लेते हैं, राज्य की संपत्ति को भोगते हैं, कोई वीरता की बातें ही नहीं कर रहा है, सब डरी हुई बातें कर रहे हैं। ये बाबर ने लिखा अपनी आत्मकथा में। और पिछले वीडियो में मैंने इन्हीं 2 बातों का डिटेल से विश्लेषण किया था कि बाबर के सैनिक डरे हुए क्यों थे, और इसके अलावा महाराणा सांगा की सेना क्या बाबर की सेना के मुकाबले लगभग 2 गुनी थी या नहीं थी, इस पर हमने बात करी थी। अब जब बाबर की सेना में भय का माहौल था तो अपने सैनिकों के उस भय को दूर करने के लिए बाबर ने कुछ उपाय किए थे। बाबर इस खानवा के स्थल पर जहां पर युद्ध होना था, महाराणा सांगा से पहले ही इस स्थान पर पहुंच गया था और अपनी युद्ध की तैयारियां करने लग गया था। महाराणा सांगा के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि बयाना पर जीतने के बाद महाराणा सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी के लिए लगभग 1 महीने का समय दे दिया, और यह महाराणा सांगा की सबसे बड़ी भूल थी। एल्फिंस्टन यह लिखता है कि अगर महाराणा सांगा बाबर को इतना समय नहीं देते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। बाबर के सैनिक डरे हुए थे, पराजित हो जाते। खैर, ध्यान देना, इस खानवा के स्थान पर बाबर के द्वारा क्या तैयारियां की गई। ये जो डॉट लाइन दिख रही है, ये खाइयां खुदाई गई बैरिकेडिंग का काम करने के लिए। खाई खोदी गई, उनके पीछे उनके पीछे ये तोप खड़ी की गई और इन तोपों को लोहे की जंजीरों से आपस में बांध दिया गया। फिर भी जो खाली स्थान रह गए थे, उन खाली स्थानों पर गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया और उन गाड़ियों को भी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो उससे पहले बता देता हूं, ये गाड़ियां आज वाली नहीं, मारुति, टोयोटा, टाटा, ये वाली गाड़ियां नहीं, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं,
उस समय की जो गाड़ियां जैसी हुआ करती थी वो गाड़ियां खड़ी की गई और उनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग, एक कहावत बोल देता हूं, अध जल गगरी छलकत जाए, तो आधे भरे हुए कुछ घड़े आते हैं वो ज्यादा अच्छा लगते हैं, इसलिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो उन गाड़ियों को बांध दिया गया, तोपों को खड़ा किया गया, फिर भी कुछ खाली स्थान रह गए, वहां पर कुछ गाड़ियों को खड़ा किया गया, उनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। इसके अलावा फिर भी कुछ खाली स्थान रह गए, वहां पर काठ की तिपाइयों को, जब मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि काठ की तिपाइयों को खड़ा करके उनको चमड़े के पट्टों से बांध दिया गया। काठ का मतलब लकड़ी, तिपाया का मतलब उनके 3 पैर होंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर था मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि लकड़ी का, काठ का बना हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत मजबूत होगा। ऑब्वियसली मजबूत ही स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा यहां पर बैरिकेडिंग के लिए, और उनके 3 पाए मतलब 3 पैर निकले हुए होंगे, तो इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, उसको वहां पर खड़ा कर दिया गया होगा और चमड़े के पट्टों से उसको बांध दिया। ये तो हो गया एक शुरुआती बैरिकेडिंग रोकने के लिए। कुछ स्थान भी बीच बीच में रखे होंगे, क्योंकि अभी सेनाएं जब आपस में लड़ेंगी तो बाबर की सेना भी उधर जाएगी, महाराणा सांगा की सेना भी इस तरफ आएगी। जब ये खाइयां खोदी गई हैं तो खाइयों को पार करने के लिए कुछ पट्टे तख्ते वगैरह भी होंगे, तभी तो आपस में भिड़ेंगे, वरना ये खाई है ना इधर ये पार करके आ पाएंगे ना ये उधर पार करके जा पाएंगे, तो फिर तो दूरबीन से एक दूसरे को देखते रहेंगे, अगर दूरबीन बन गई होगी तो, है ना। इधर आओ, बाबर की सेना की बात करें तो बाबर की सेना में 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में बाबर ने अपनी सेना को तोड़ रखा था। बाबर के पास में, जैसा पिछले वीडियो में हमने अलग अलग सोर्सेज को एनालिसिस किया था, उसके आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि बाबर के पास लगभग 50 से 60 हजार की फौज थी। तो बाबर ने अपनी उस 50 से 60 हजार की फौज को इन 7 हिस्सों में तोड़ दिया था। यह सबसे आगे वाला भाग जो 2 हिस्सों में तोड़ा गया था, आगे वाले भाग को कहा जाता है हरावल, पीछे जो सेना होती है उसको कहा जाता है चंदावल। तो बाबर ने अपने ये जो आगे वाला हिस्सा है हरावल, इस हरावल के 2 भाग कर रखे थे। एक ये वाला हिस्सा हरावल का जो लेफ्ट साइड, जब मैं यूं मुंह करके खड़ा होता हूं तो ये वाला हिस्सा आता है लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड, ये वाला हिस्सा हो गया आपका राइट साइड। तो बाबर ने अपने हरावल के 2 हिस्से कर रखे थे, एक राइट और एक लेफ्ट। इसके उलट अगर महाराणा सांगा की सेना देखें तो उनकी सेना में, जैसा हमने अलग अलग सोर्सेस देखे थे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उनकी सेना लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास थी। तो उस सेना को महाराणा सांगा ने 4 भागों में बांट रखा था। ये सबसे आगे वाला हिस्सा हरावल, तो महाराणा सांगा का हरावल एक ही भाग में है। इसके विपरीत बाबर का जो हरावल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। बाबर खुद सामने रहकर युद्ध का संचालन नहीं कर रहा था। ये हम देखते हैं मुगलों का ये पैटर्न कि वो कभी भी युद्ध स्थल पर सीधे सैनिकों के बीच में उस स्थान पर पहुंचकर युद्ध नहीं किया करते थे जहां से वो आसानी से शत्रु का शिकार हो जाए। रिजर्व टुकड़ी में रहा करते थे ताकि खुद सेफ रहें, सेफ रहते हुए युद्ध का संचालन कर सकें, और अंतिम समय तक, मतलब जब सारे ही अगर मर जाएंगे तब बादशाह तक कोई पहुंचता था। इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि हमारे वाले जो राजा होते थे यहाँ के, वो खुद युद्ध स्थल पर उस स्थान पर सैनिकों के बीच में पहुंच जाया करते थे अपनी मॉरल वैल्यूज को रखने के लिए कि नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे पहले लड़ूंगा। आगे लड़कर युद्ध लड़ा करते थे, इसीलिए आसानी से शत्रु दल का, उनके हथियारों का शिकार हो जाया करते थे, जैसा हमने इस युद्ध में भी देखा। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ध्यान दीजिए, ये वाला हरावल के पीछे एक रिजर्व टुकड़ी बाबर खुद यहां पर था, घोड़े पर सवार होकर था। इधर अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिण पार्श्व। मैं यूं खड़ा हूं, ये मेरा दायां पक्ष है, मतलब राइट हैंड है, दायां पक्ष है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पार्श्व, मतलब राइट साइड। तो मैं राइट बोलूं इसका मतलब दक्षिण पार्श्व, या दक्षिण पार्श्व बोलूं इसका मतलब राइट साइड। इसके आगे ये देखें तो ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हुआ करती थी बाबर की, जिसको फ्लैंकिंग मूवमेंट कहा जाता था, हिंदी में तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। तो दक्षिण पार्श्व के पीछे एक सेना और रखी जाती थी। ये तब काम आया करती थी जब दोनों सेनाएं आपस में युद्ध में बहुत बिजी हैं, युद्ध जम चुका है। तो ये जो अंतिम पार्श्व वाली सेना होती थी, एक तो इधर वाली राइट साइड की, एक बिल्कुल किनारे लेफ्ट साइड वाली, ये आगे की तरफ बढ़ती थी और बढ़कर फिर जाकर शत्रु दल की सेनाओं को घेर लेती थी। जैसा हम युद्ध के अंतिम समय में देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, ये दोनों वही सेनाओं की टुकड़ियां हैं जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। ये बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति थी, जिसके बारे में यहाँ के जो शासक थे वो इससे अपरिचित थे। इसका एडवांटेज बाबर को हुआ करता था।
बाबर द्वारा युद्ध जीते जाने के बहुत सारे कारणों में से ये कारण भी एक है। क्लियर है? इतना समझ में आया? फिर से बोलता हूं, हरावल दो हिस्से, दक्षिण पार्श्व के पीछे शत्रु को घेरने के लिए जब युद्ध जम जाएगा तो एक टुकड़ी यहां पर, ये वाम पार्श्व मतलब राइट साइड और ये राइट साइड के पीछे ये एक और टुकड़ी जब युद्ध जम जाएगा तो ये शत्रु दल को घेर लेगी। ये वाला हरावल के पीछे रिजर्व टुकड़ी बाबर खुद यहां पर था, युद्ध का संचालन कर रहा था। और यहां पर रहने का एडवांटेज ये था कि शत्रु कोई भी तीर छोड़ेगा, महाराणा सांगा की तरफ से कोई भी तीर वगैरह अगर छोड़ा जाएगा तो बाबर आसानी से शिकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो रिजर्व टुकड़ी में है। महाराणा सांगा की सेना देखें तो मात्र 4 भाग हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक ये हरावल जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पीछे की तरफ होता था उसको चंदावल कहा जाता था। ये वाला जो हिस्सा है ये वाम पार्श्व। अब कुछ लोग ये कहेंगे साहब अभी तो आप ये वाम दक्षिण पार्श्व बता रहे थे, अब इसको वाम पार्श्व बता रहे हैं। भाई अभी मैं यूं मुंह करके खड़ा हूं, अगर मैं बाबर की सेना में हूं तो ये मेरा दायां पक्ष है, लेकिन अगर मैं महाराणा सांगा की सेना में हूं तो मैं यूं मुंह करके खड़ा हूंगा, तो ये मेरा कौन सा हिस्सा आ गया? वाम पक्ष। तो इसका मतलब ये वाम पार्श्व हो गया लेफ्ट साइड, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये दक्षिण पार्श्व हो गया मतलब राइट साइड। आ गया सेना का जमावड़ा, इतना समझ में। महाराणा सांगा खुद यहां पर हाथी पर सवार सैनिकों के बीच में युद्ध का संचालन कर रहे हैं, युद्ध स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो युद्ध का आसानी से हथियार का आसानी से वो शिकार भी हो गए। ध्यान देना, सुबह 9:30 बजे का टाइम, जैसा सोर्सेस कहते हैं, पहले पूरा बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं सोर्स दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, नहीं तो परचेज कर लेना, वैसे पढ़ लेना, ये किताब गूगल से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ ले लेना, इंग्लिश में है ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, या इंग्लिश अगर आए तो वैसे पढ़ लेना। वैसे हम राजस्थान वासियों में ये थोड़ी समस्या ही रहती है भैया, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, पढ़ लेते हैं समझ में आती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश राजस्थान वासियों के डीएनए में थोड़ी कम रहती है, मतलब हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए ज्यादातर जो बच्चे करते हैं, या जो अब तो खैर सारे पढ़ने लग गए, पहले 6ठी क्लास में इंग्लिश सिखाई जाती थी। खैर बुरा मत मानना भैया, मैं भी राजस्थान से हूँ, मुझे जैसा लगा कि राजस्थान वालों को थोड़ी इंग्लिश कम अच्छी लगती है, आपने मारवाड़ी ज्यादा ठीक लगे, तो इसलिए थोड़ी डीएनए में कमजोरी रहती है हमारी इंग्लिश। तो ध्यान दो, वापस विषय पर आ जाओ। सुबह 9:30 बजे का टाइम, महाराणा सांगा की सेना का ये जो वाम पार्श्व है, इस वाम पार्श्व ने आगे बढ़कर, अभी जैसे भी आगे बढ़े होंगे, खाइयों को कूदते फांदते तख्ते लगाकर जैसे भी गए होंगे, आगे बढ़े। बाबर की सेना भी आगे बढ़ रही थी। इसके ये जो दक्षिण पार्श्व है, इस दक्षिण पार्श्व के ऊपर बाबर का ये दक्षिण पार्श्व, महाराणा सांगा की सेना का वाम पार्श्व, बहुत जबरदस्त वार किया, और वार इतना खतरनाक था कि अगर थोड़े समय में इनको सहायता नहीं मिलती तो ये हार यहीं पर तय हो जाती बाबर की। बाबर ने आदेश दिया, ये जो हरावल वाला हिस्सा है, हरावल का जो राइट साइड है, राइट साइड में एक व्यक्ति चीन तिमूर, और भी बहुत सारे सेनानायक थे, सेनानायक नहीं, बहुत उनके जो भी प्रमुख जो सिपाही रहे होंगे, जो भी प्रमुख सैनिक पदाधिकारी रहे होंगे, उन पदाधिकारियों में से बाबर ने इस हिस्से में तैनात, इस वाले हिस्से में तैनात चीन तिमूर को आदेश दिया। चीन तिमूर आगे बढ़ा और यहां पर महाराणा सांगा की सेना के इस वाम पार्श्व के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला किया। यहां पर ये एक तोपखाना, ध्यान देना, इसको हटा देते हैं, अब ये समझ में आ गया। यहां पर तोपखाने का, राइट साइड वाले तोपखाने का जो अध्यक्ष वो है मुस्तफा रूमी, लेफ्ट साइड वाले तोपखाने का जो अध्यक्ष है वो है उस्ताद अली। तो अब जब महाराणा सांगा की वाम पार्श्व के द्वारा बाबर के इस दक्षिण पार्श्व पर जोरदार जब हमला हुआ और परिणाम लगभग निश्चित होने वाला था कि अब हारने से कोई नहीं रोक सकता बाबर को, बाबर के आदेश पर चीन तिमूर ने इधर बहुत जबरदस्त अटैक किया, और बाबर के आदेश पर मुस्तफा रूमी जो राइट साइड के तोपखाने का अध्यक्ष था, उसने तोप से गोले बरसाने शुरू कर दिए। इसके कारण महाराणा सांगा की ये वाली जो हिस्सा है वाम पार्श्व लेफ्ट साइड वाला, इसमें और हरावल वाले हिस्से में बहुत अंतर आ गया, ये कमजोर होता चला गया। उसके कारण बाबर के इस वाले हिस्से को संभलने का मौका मिल गया। अब महाराणा सांगा की सेना ने देखा कि बाबर का जो पूरा ध्यान है वो इस हिस्से को बचाने में लगा हुआ है, तो फिर क्या करें, एक काम करो, बाबर की सेना के इस वाले हिस्से पर ताकत से जोरदार हमला करो। कर दिया जोरदार हमला। अब जब जोरदार हमला किया तो महाराणा सांगा की सेना का ये कौन सा हिस्सा है, राइट साइड, जब इधर मुंह करके खड़े होते हैं
तो ये राइट साइड वाला जो हिस्सा है, इसने बाबर के इस लेफ्ट साइड वाले हिस्से पर जोर से हमला किया, बहुत तेजी से। बाबर के सैनिक खपने लग गए। इस पर भी आप विचार करना कि अभी तोप से गोले छोड़े जा रहे हैं और सामने महाराणा सांगा की सेना में जो सैनिक हैं उनके पास में केवल तलवार हैं और भाले हैं। बहुत सारे मैं इतिहासकारों के कथन देखता हूं, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी देखता हूं और ये कहते हैं कि तलवार से तोप का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो मूर्खता है। थोड़ी देर के लिए आप जरा इस पर विचार करना। यह बात जरूर निश्चित है कि हमारे वालों ने उस समय नवाचारों को नहीं अपनाया, नए उपकरणों को शामिल किया जाना चाहिए था। बाबर ने नवाचार को अपनाया, तोप और बंदूकों को अपने यहां पर शामिल किया, इसका एडवांटेज बाबर को मिला। लेकिन आप जरा इस बात पर विचार करना, जो मैं कहूं आंख बंद करके एक बार इसको खुद फील करना। मान लीजिए आप खुद इस समय महाराणा सांगा की ओर से 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध स्थल पर उपस्थित है, आपके हाथ में तलवार है, सामने से तोप के गोले आकर पड़ रहे हैं। आपको यह नहीं पता, जब भविष्य में इतिहासकार या भविष्य के लोग आपका मूल्यांकन करेंगे तो आपको मूर्ख कह सकते हैं, यह सोचकर कि सामने से तोप के गोले आ रहे हैं और आप तलवार से उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो यदि कभी भविष्य में जाएं तो उन भविष्य के लोगों को यह बताना कि हमारे पास यही संसाधन उपलब्ध थे। ऐसा नहीं था पैसे की कमी थी, पैसे की कहीं पर कोई कमी नहीं थी। पैसे की प्राप्ति के लिए ही तो ये विदेशी आक्रांता यहां पर आक्रमण किया करते थे। लेकिन उस समय इनके द्वारा जरूर वो नवाचार किए गए थे जिसके कारण वो तोप से लड़ रहे थे और हमारे वाले तलवार से लड़ रहे थे। लेकिन अगर वो भी नवाचार लाते तो उनके मुकाबले यहाँ वालों की टेक्नोलॉजी और कहीं ज्यादा बेहतर होती। लेकिन फिर भी यहां वाले जो लोग थे उनके पास में जो संसाधन उपलब्ध थे, उन उपलब्ध संसाधनों से ही, भले तलवार थी तो तलवार, उस तलवार से ही उन्होंने सामने से आते हुए तोप के गोलों का मुकाबला किया। विश्लेषण आप स्वयं करें कि बहादुर कौन है, कि तोप के गोले के सामने जो तलवार लेकर खड़ा है, क्या वो ज्यादा बहादुर है? बिल्कुल। बाबर लिख ही रहा है कि उसकी सेना में पहले भय का माहौल हो गया था, जबकि वो खुद तोप लेकर खड़ा हुआ है, तोप से गोले बरसाए जा रहे हैं। खैर, जो उपलब्ध संसाधन थे, उपलब्ध संसाधनों से उन्होंने वार किया। अब यहां पर यह देखा गया कि इस वाम पार्श्व ने जब इस महाराणा सांगा के इस वाले हिस्से ने बाबर के इस वाम पार्श्व पर जब जोरदार हमला किया, ठीक उसी समय एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़? वो गड़बड़ ये थी कि महाराणा सांगा जो युद्ध स्थल पर उस स्थान पर रहते हुए जहां पर वो आसानी से शत्रु दल का शिकार हो सकते थे, उस स्थान पर सैनिकों का युद्ध का संचालन कर रहे थे। एक तीर आया और तीर आकर सीधे उनके सिर में लगा। तीर लगते ही महाराणा सांगा बेहोश हो गए। जो प्रमुख सामंत थे उन सामंतों ने उठाया, पालकी में बैठाकर ले गए, यहां से सीधे गए बसवा। इसके संबंध में मैं पिछले किसी वीडियो में बता चुका। बसवा स्थान पर गए जो वर्तमान राजस्थान के दौसा जिले में आता है। महाराणा सांगा को वहां पर होश आया। उन्होंने अपने सामंतों को बुरा भला कहा कि मेरे को युद्ध स्थल से तुम क्यों निकाल कर लाए हो, मेरे को वापस वहां पर जाना है। जबकि वो घायल अवस्था में थे। सामंतों ने कहा नहीं, अब जाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा। महाराणा सांगा वहां से चित्तौड़ नहीं गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक इस बाबर को मैं पराजित नहीं कर देता तब तक मैं कभी भी चित्तौड़ नहीं लौटूंगा और सिर पर पगड़ी भी नहीं बांधूंगा। तो सिर पर उन्होंने एक चीरा लपेट कर रहना शुरू किया। चीरा मतलब एक कपड़े का टुकड़ा। वहां से वो रणथंबोर चले गए और ये कहा चित्तौड़ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा। और वहां पर क्या हुआ उसके संबंध में मैं डिटेल से उस वीडियो में बात कर चुका था। वापस युद्ध स्थल पर आ जाओ। अब जब यहां पर महाराणा सांगा के सिर पर तीर लगा, सामंत उनको यहां से उठाकर युद्ध स्थल से बाहर ले गए, तो फिर युद्ध का संचालन किसने किया? युद्ध में आगे क्या हुआ? सलूम्बर के एक सामंत थे जो मेवाड़ रियासत में आता था। मेवाड़ रियासत में बाद में हम देखते हैं 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। सॉरी, इन 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 जो ठिकाने हैं वो चूंडावतों के पास हुआ करते थे। महाराणा सांगा से पहले के शासकों में एक शासक थे महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बड़े पुत्र थे चूंडा। चूंडा ने यह सौगंध खाई थी, यह शपथ ली थी कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर दावा नहीं करूंगा, मैं और ना ही मेरे कभी वंशज मेवाड़ की गद्दी पर दावा करेंगे। और मैं जैसी मेरे पिता लाखा की इच्छा है कि इनके पश्चात इनके द्वारा और मारवाड़ की जो राजकुमारी हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, मैं जीवन भर उसी में अपने पिता का अंश देखूंगा और जीवन भर इस गद्दी की रक्षा करूंगा और कभी भी मैं और मेरे जो वंशज हैं वो मेवाड़ के राज्य चिन्ह को धारण नहीं करेंगे। तो आप ध्यान देना,
वो सलूम्बर वाले जो हैं चूंडावत, महाराणा नहीं, चूंडा के जो वंशज हैं वो चूंडावत। तो यहां पर रावत चूंडावत थे, रावत रतन सिंह चूंडावत। रतन सिंह चूंडावत से सामंतों ने ये रिक्वेस्ट की कि महाराणा सांगा घायल हो गए हैं, युद्ध स्थल से उनको बाहर ले जाया जा चुका है, अब युद्ध का संचालन कौन करेगा? यदि सैनिकों में यह मैसेज चला गया कि महाराणा सांगा घायल हो चुके, मूर्छित हो गए, तो सैनिकों में असंतोष छा जाएगा, तो कृपया करके आप इस युद्ध का संचालन करें। युद्ध का संचालन करने के लिए जो भी महाराणा है या राजा है, उनके राज्य चिन्हों को धारण करना पड़ता था, जो भी उनके मुकुट वगैरह होते थे उनको धारण करना पड़ता था। तो रावत रतन सिंह चूंडावत ने यह कहा कि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे पूर्वजों ने सौगंध खाई थी कि एक क्षण के लिए भी हम मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण नहीं करेंगे, वही चूंडा ने जो शपथ ली थी। तो मैं एक क्षण के लिए भी मेवाड़ के राज्य चिन्ह को धारण नहीं कर सकता, लेकिन आपको यह सौगंध देता हूं, यह सौगंध खाता हूं कि इस राज्य चिन्ह को जो भी कोई भी धारण करेगा, अपनी अंतिम सांस तक, अपने अंतिम प्राण तक उसकी रक्षा के लिए उसके नेतृत्व में लड़ता रहूंगा। यही मूल्य थे, यही वैल्यूज थी, जिसके कारण तब से लेकर आज तक अस्तित्व है, अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। ये वैल्यूज रहनी जरूरी है। कई बार ये देखते हैं कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारी आलोचना करते हैं, क्या पाया इन वैल्यूज ने? वैल्यूज ने ये पाया, इन मूल्यों से ये पाया कि आज भी आप हो। ध्यान दीजिए। तो रावत रतन सिंह चूंडावत ने जब मना कर दिया तो झाला अज्जा थे बड़ी सादड़ी के, उनको वो राज्य चिन्ह दिए गए। दरअसल जो मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, उसमें 3 झालाओं के पास में थे, बड़ी सादड़ी, देलवाड़ा और गोगुंदा। तो बड़ी सादड़ी, इनको राजराणा कहा जाता था झालाओं को। तो आज भी आप ये देखते हैं, मतलब बाद में भी जो ये राजराणा थे बड़ी सादड़ी के, इनको मेवाड़ के उन राज्य चिन्हों को धारण करने का बाद में भी अधिकार रहा था, उन्होंने धारण कर लिया। झाला अज्जा ने, जो बड़ी सादड़ी के थे, उनके नेतृत्व में लगातार युद्ध चलता रहा। लेकिन अब आगे क्या? तोप के गोले बरसने शुरू हो गए, इधर से भी, इधर से भी। इसके अलावा ये जो सेनाएं थी, जो रिजर्व रखी, किस लिए रखी जाती थी? तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाने के लिए, कि जब युद्ध जम जाएगा तो उसके बाद धीरे 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 ये सेनाएं बढ़ेंगी और जाकर शत्रु दल को घेर लेंगी। अब जरा ध्यान देना, युद्ध की कैसी स्थिति में पहुंच गया। महाराणा सांगा घायल होकर युद्ध स्थल से उनके सामंत उठा ले गए। झाला अज्जा ने मेवाड़ के राज्य चिन्ह धारण की, उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लड़ रही है। सामने से तोप के गोले बरस रहे हैं, तलवारों से उनका मुकाबला किया जा रहा है। इसके अलावा इन पार्श्वों की सेना ने जाकर महाराणा सांगा की सेना को घेर लिया। अब यहां पर नरसंहार होने लग गया एक प्रकार से, क्योंकि तोप के गोले का मुकाबला तलवार नहीं कर सकती। युद्ध के समय, अंतिम समय ऐसी स्थिति बन गई। महाराणा सांगा की ये जो सेना है, हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व, बाबर की सेना ने अब चारों तरफ से घेर लिया। यह स्थिति कैसे पहुंची? तोप के गोलों की एडवांटेज से, बंदूकचियों के एडवांटेज से। बंदूकचियों को खड़ा किया गया दोनों तरफ, उनका, जिसको बैकअप फायर कहते हैं, कि तुम सपोर्ट दो और तुम्हारे सपोर्ट से सेना आगे की तरफ बढ़ेगी। अब सामने मान लो कोई व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा है, उसकी तरफ गोलियां बरस रही हैं, वो कुछ ना कुछ तो उपाय करेगा। उन गोलियों की आड़ में बाबर की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से तोप के गोले आकर पड़ रहे हैं। नरसंहार जैसी स्थिति हो गई और बाबर की सेना ने चारों तरफ से महाराणा सांगा की सेना को घेर लिया। और युद्ध का परिणाम क्या रहा, यह आप सभी जानते हैं। महाराणा सांगा पराजित हुए और बाबर को इस युद्ध में विजय मिल गई। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद बाबर ने जो सैनिक थे उनकी गर्दनों को उतारा। ये देखते हम, बहुत बर्बरता हुआ करती थी। गर्दनों को उतारा और उनकी गर्दनों को उतारकर एक मीनार बनाई और बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी। बाबर ने एक नारा भी, बाबर ने एक उपदेश, एक भाषण भी दिया था। उस भाषण को सुनने के बाद जो बाबर के डरे हुए सैनिक थे, उन डरे हुए सैनिकों में जोश आ गया था। उसकी बात करूंगा, या तो इस वीडियो में कर लूंगा, अगर लंबा हो जाएगा वीडियो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जरा पहले मैं एक बार दिखा देता हूं जितनी बात मैंने अभी आपसे कही उसके क्या सोर्सेस हैं। ये वाले सोर्सेज हैं, ये सवेरे 9:30 बजे से स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। तुजू के बाबरी बेवरेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन, पेज नंबर 568, 569। इसके अलावा प्रोफेसर रशब्रुक विलियम,
एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी, पेज नंबर 153, हरविलास शारदा, महाराणा सांगा, पेज नंबर 145, 146, और ये बाकी के जो सोर्सेज हैं इनको देख लेना, उसके बेस पर ये सारा मैंने सब आपको बताया, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इसको पढ़ सकते हो। ये वाला जमावड़ा था, इससे थोड़ा कम समझ में आता, ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर में लेकर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया, हो सकता है आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसके अलावा अब बाबर ने जो लास्ट में किया वो भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से उसने, ये जरा देखो कि यहां राजपूतों की हार हुई, मुगल सेना ने डेरे तक उनका पीछा किया, बाबर ने विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की, विजय चिन्ह के तौर पर राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनाकर बयाना की तरफ वो चला गया। अब जब वो बयाना की तरफ गया तो वहां पर उसने अपने सैनिकों से डिस्कशन किया कि क्या अब मेवाड़ पर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराणा सांगा तो घायल हो गए। तो बाबर की ये योजना थी कि अब नेक्स्ट आक्रमण मेवाड़ पर किया जाना चाहिए, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के कारण कि साहब गर्मी है, उस विचार को त्याग दिया और बाबर ने विचार किया कि नहीं, पहले चंदेरी पर अटैक किया जाएगा। यह कारण था। सवाल, महाराणा सांगा की इस युद्ध में पराजय क्यों हुई? एक कारण तो आप खुद लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तलवारें तोप का और बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। क्या पैसा नहीं था तोप खरीदने का, बंदूक खरीदने का? पैसा बहुत ज्यादा था। उस पैसे की प्राप्ति के लिए ही ये आक्रांता यहां पर आया करते थे, लेकिन हमारे यहां के राजाओं ने उन नवाचारों को नहीं अपनाया। जबकि पैसा इतना था कि इतनी तोप, इतना घोड़ा खरीद सकते थे, पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन नवाचारों को नहीं अपनाया और नवाचारों को नहीं अपनाने के कारण पराजित हुए। दूसरा कारण, बाबर जहां पर खुद रिजर्व टुकड़ी में था, महाराणा सांगा इसके विपरीत युद्ध के बीच में अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। तो महाराणा सांगा आसानी से शत्रु के द्वारा छोड़े गए तीर का शिकार हो गए, उनके सिर में आकर तीर लगा। बाबर आसानी से महाराणा सांगा की सेना का शिकार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पीछे की तरफ रिजर्व टुकड़ी में रहता हुआ संचालन कर रहा था। कारण नंबर 2। कारण नंबर 3, तुलुगमा युद्ध पद्धति, फ्लैंकिंग मूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि युद्ध जब जम जाता तो ये वाली जो अंतिम दक्षिण पार्श्व, अंतिम वाम पार्श्व की जो टुकड़ियां होती थी, ये आगे बढ़ती जाती, तोपचियों मतलब बंदूक, जो बंदूकची थे उनके बैकअप से, तोप के गोलों के बैकअप से आगे बढ़ती जाती और शत्रु को घेर लेती। आगे शत्रु को कुछ समझ में नहीं आता, इतने में खेल बदल जाता था। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण, बाबर की सेना में जहां पर दहशत का माहौल था, बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया था उसने। उस भाषण को सुनने के बाद अब बाबर के जो सैनिक हैं वो केवल मरने और मारने के लिए लड़ रहे थे। क्या भाषण दिया था उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। केवल भाषण से रिलेटेड ही वो वीडियो बनाऊंगा कि बाबर के द्वारा युद्ध से ठीक पूर्व क्या भाषण दिया गया, और इसके अलावा युद्ध से ठीक पहले उसने कुछ शपथ ली थी। वो शपथ भी उसके जो सैनिक थे उसके सैनिकों को अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी जो हमारे वाले नहीं समझ पाते थे, पृथ्वीराज चौहान भी उसको नहीं समझ पाए थे, कि ये जो विदेशी आक्रांता आया करते थे, वैल्यूज इनके लिए इतनी महत्व नहीं रखा करती थी जितना यहां वालों के लिए रखा करती थी, कि जो कह दिया वो कह दिया, जो आगे से हैं, जो बाहर से हैं, वही अंदर से हैं। विदेशी आक्रांता क्या किया करते थे, ये दो मोर्चे पर एक साथ काम किया करते थे। युद्ध की तैयारियां भी करते रहेंगे, साथ की साथ में संधि विराम की बात भी करते रहेंगे, ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये युद्ध को लेकर तैयार नहीं है, ये युद्ध नहीं करना चाहते, ये तो संधि की बात कर रहे हैं, इसलिए ये संधि करना चाहते हैं। जबकि एक मोर्चे पर लगातार युद्ध की तैयारियां होती रहती थी और फिर अचानक से अटैक कर दिया जाता था। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी ऐसा हुआ था, महाराणा सांगा के साथ भी ऐसा हुआ था। जब बाबर की सेना डरी हुई थी, बाबर ने अपने सैनिकों को भाषण दे दिया, कुछ प्रतिज्ञाएं कर ली, कुछ उपाय कर लिए, खाइयां खुदवा दी, तोप खड़ी कर दी, जंजीरों से बांध दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, जंजीरों से बांध दी, काठ की तिपाइयां खड़ी कर दी, चमड़े के पट्टों से बांध दी। तो एक तरफ तो सैनिकों के डर को दूर करने का बाबर प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ महाराणा सांगा के साथ में संधि की बात भी चला रहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको लिखा है, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उस समय महाराणा सांगा बाबर की संधि की बात को मान जाते तो बाबर किसी भी शर्त पर मानने को तैयार था। हालांकि
ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। बाकी के जो सोर्सेज है उन सोर्सेज में हमको इसकी जानकारी नहीं मिलती। केवल बाबर के द्वारा महाराणा सांगा के साथ में ये जो संधि की वार्ता चलाई जा रही थी और इसके साथ साथ बाबर लगातार युद्ध की तैयारी भी कर रहा था, तो एक मोर्चे पर केवल ध्यान बटाने का ये प्रयास था कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम संधि करना चाहते हैं। एक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने जो ये कहा है कि महाराणा सांगा ने बाबर को युद्ध के लिए 1 महीने का, हालांकि 1 महीने नहीं लिखा, यह लिखा है कि अतिरिक्त समय दे दिया था। बयाना का जो युद्ध हुआ था वो 16 फरवरी 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। दोनों के बीच में और कोई युद्ध नहीं था, तो 1 महीने का लगभग समय दे दिया गया था। ऐसे में बाबर अपनी तैयारी करता रहा। अब आप जरा सोचो, महाराणा सांगा के साथ में अगर वो संधि की बात चला रहा है तो शायद ये कारण भी हो सकता है कि महाराणा सांगा ने ठीक उसी समय बाबर की सेना पर हमला क्यों नहीं बोला, क्योंकि हो सकता है वो संधि की वार्ता से थोड़े ढीले पड़ गए हों कि ठीक है, बाबर अगर संधि करना चाहता है तो एक बार इस पर विचार करेंगे। लेकिन बाबर उस संधि वार्ता की आड़ में लगातार युद्ध की तैयारियां करता रहा। ये कारण भी था। और भी अगर आप कारण ढूंढेंगे तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे कारण यहां पर हमको मिल जाएंगे। खैर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाबर के उस भाषण की और बाबर की कुछ प्रतिज्ञाओं की। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और वीडियो कम से कम शेयर जरूर करो, ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके पास में सही जानकारी पहुंचे। क्योंकि इतिहास अध्यापक है, इतिहास आपको सिखाएगा कि आज ये गलती मत करो जो पहले वाले कर गए थे। पहले वालों ने जो गलतियां की उनसे सीखो। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपने खुद के जीवन से ही सीखे। खुद के जीवन से अगर आप सीखते रहेंगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। खुद के जीवन से तो सीखो, खुद की गलतियों से तो सीखो, लेकिन दूसरों ने जो गलतियां की, उनके जीवन में जो उन्होंने अच्छे काम किए, गलत काम किए या जो भूल की, उससे भी सीखो। उनके जीवन से सीखोगे तो एक ही जीवन में 500 से 1000 साल का अनुभव प्राप्त कर लोगे। थैंक यू। जय हिंद।